एकनाथ शिंदे पर तंज करने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन के बाद अब ठाणे के डोंबिवली पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई है। उधर मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ के लिए समन दिया है, लेकिन कामरा पेश नहीं हुए, 7 दिन का वक्त मांगा है। और शिंदे ने कॉमेडी कांड पर चुप्पी तोड़ी, समर्थकों के हंगामे को एक्शन का रिएक्शन बताया। किसी पर हास्य व्यंग करना, कटाक्ष करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी एक मर्यादा होती है। जो किया ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी लेकर ऐसा किया है। कटाक्ष करते समय एक शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए, वरना एक्शन का रिएक्शन भी होता है। और कुणाल कामरा ने पैरोडी गाने में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा था, तो वहीं शिंदे का भी जवाब सामने आ गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि कॉमेडी कांड पर महाराष्ट्र में बवाल कब थमेगा। कुणाल कामरा ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर 4 पन्नों का बयान जारी करते हुए माफी मांगने से इनकार किया था। लिखा, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल वही है जो डिप्टी सीएम अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। इस पर अजित पवार ने प्रतिक्रिया दी। मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? अरे पुराना तू आप कुछ भी 10 साल पहले, 15 साल पहले, मुझे क्या मिल रहा है? उसको तो उन्होंने जो गलतियां की है उसके बारे में हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने बताया है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। इस बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी कुणाल कामरा के समर्थन में खुलकर लगातार खड़ी है। और देखिए, ये क्लिप तो मैंने पहले नहीं देखी थी। इन्होंने तोड़फोड़ करने के बाद दुनिया भर में क्लिप देखी है और उसने तो नाम भी नहीं लिया था। इन्होंने खुद कह दिया, स्वयं कह दिया। लेकिन इससे भी एक गंभीर विषय ये है, चलो कुणाल कामरा तो कॉमेडियन है, उसको 1 मिनट के लिए बाजू में रखते हैं। खुद के सांसद इनको सांप बुलाते हैं, कैसा चलेगा? जहरीला सांप कहते हैं इनको। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर सीबीआई की टीम पहुंची है। माना जा रहा है कि अश्लील सीडी कांड को लेकर के सीबीआई की ये कार्यवाही हो रही है। इस केस में कोर्ट ने भूपेश बघेल को आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन सीबीआई ने रिवीजन पिटीशन दायर किया है, जिस पर 4 अप्रैल को सुनवाई होनी है। साथ ही महादेव सट्टा केस में भी सीबीआई जांच कर रही है। तो आपको बड़ी खबर हम दे दें, और यहां पर हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता विनीत पाठक भी जुड़ गए हैं। विनीत, इन खबरों पर लगातार आपकी नजर रही है। ऐसे में भूपेश बघेल के जो करीबी हैं विनोद वर्मा, उनके साथ लगातार उनके रणनीतिक सलाहकार भी रहे। सीडी को लेकर के उनसे छानबीन की जा रही है। क्या उनके घर पे भी सीबीआई गई है? और अभी खबर है कि भूपेश बघेल के घर पर भी सीबीआई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई दोनों जो आवास हैं, दोनों पर सीबीआई की रेड पड़ी है। इसके साथ साथ जो विनोद वर्मा है, जो कि उनके राजनीतिक सहयोगी कहे जाते हैं, उनके यहाँ भी सीबीआई की रेड पड़ी। इसके साथ साथ दुर्ग के जो पूर्व एसपी हैं अभिषेक पल्लव आईपीएस, उनके यहाँ पर भी सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। और जो लगातार अपडेट मिल रहा है, सीडी कांड के साथ साथ महादेव सट्टा ऐप जो था उसको लेकर भी लगातार पूछताछ की जा रही है, सबूत खंगाले जा रहे हैं। और उसके साथ ही जो देवेंद्र यादव है, कांग्रेस के विधायक हैं भिलाई से, जो कि कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, उनके घर पर भी सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। तो लगातार जांच चल रही है। और भूपेश बघेल के जितने करीबी हैं, जो इन मामलों से जिनका नाम रहा है, इन तमाम लोगों के यहाँ सुबह से ही सीबीआई बिल्कुल, देखिए, और विनीत, एक और जो जानकारी है वो ये कि भूपेश बघेल दिल्ली भी जाने वाले थे, क्योंकि एआईसीसी की बैठक की तैयारी दिल्ली में चल रही है, और ऐसे में दिल्ली जाने वाले थे। उससे पहले ही सीबीआई आ गई उनके घर पर, दबिश दे दिया, छानबीन कर रही है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण दिल्ली में, और ऐसे में अचानक से सीबीआई का दबिश, उनके करीबी के घर पे भी दबिश सीबीआई दे रही है। और कहा जा रहा है, हमारे संवाददाता विनीत लगातार जानकारी दे रहे थे, उनका भी कहना है कि महादेव सट्टा ऐप, जो कि काफी विवादों में, सुर्खियों में रहा, उसको लेकर के भी सीबीआई अब छानबीन कर सकती है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे 60 सेकंड न्यूज में। आगे आपको बता देते हैं, बात वक्फ संशोधन बिल की कर लेंगे, जिसको लेकर के आज एक और जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देशव्यापी आंदोलन का आगाज करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर संसद में बिल लाने से ठीक पहले आज सरकार की ओर से सभी सांसदों को बिल की जानकारी देने के लिए एक साथ उन्हें बुलाया गया है। देखिए, वक्त
संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन आज पटना में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। AIMPLB के नेतृत्व में बिहार के मुस्लिम संगठन गर्दनी बाग में जुटेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरना देंगे। सीएम नीतीश कुमार समेत जेडीयू नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आरजेडी, कांग्रेस और एलजेपी नेताओं को भी न्योता दिया गया है। ये बिल वापस होना चाहिए और हम ये सोचते हैं कि जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी को इसका साथ मिले। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्लीज करती हैं, अगर वो नॉन कम्युनल हैं, तो उन्हें इस कम्युनल एजेंडे का साथ देंगे। इस बीच संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने से पहले आज केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई। संसद के समन्वय कक्ष 5 में सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक सांसदों को बिल की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अमेंडेड बिल क्या है, जिससे कि कोई भी चाहे सत्ता पक्ष का प्रतिपक्ष का सांसद हो, उसको उस बिल की बारीकियों और सारी चीज़ों की जानकारी हो सके और फिर उस आधार पे वो अपने विचार, अपने व्यूज को पार्लियामेंट के डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए रख सके। और सबका साथ सबका विकास, ये वो नारा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन हर मंच से लगाते हैं। रमजान का महीना चल रहा है, इस दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इसी नारे को चरितार्थ करने में जुटा हुआ है। मुस्लिम महिलाओं को ईदी किट बांटा जा रहा है, जिसका नाम मोदी की सौगात दिया गया। देखिए, दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में ये भीड़ सौगातें मोदी किट लेने के लिए लगी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इसकी शुरुआत की है। ईद की जो मिठास होती है वो सेवइयों के साथ ही होती है, तो ये सेवइयाँ हैं। इसके अलावा जो सूट है, जो सेवइयाँ हैं, खजूर है, दाल है, जो सरसों का तेल है, वो भी यहाँ पर जो है वो रखा गया है। और ये जो मकसद है उसका वो यही है कि जो ज़रूरतमंद जो मुस्लिम परिवार है उनके लिए जो त्यौहार है वो एक खुशियाँ लेकर के आए। जिन महिलाओं को ये किट मिली वो सभी पीएम मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। ईद के लिए तोहफा दे रहा, मोदी जी को अल्लाह अच्छा करे और दे। मोदी जी के दिल में रहम दया है, गरीब के लिए और मदद करे। हम तो बीजेपी को शुक्रिया करेंगे, उनकी तरफ से हमें दे रहे हैं, तो हम उनको बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और मोदी जी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 32 लाख परिवारों तक सौगातें मोदी किट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हर मस्जिद वाले इलाके में 100 लोगों को ये किट दी जाएगी। आज पूरे देश में अलग अलग इलाकों में ये किट बांटी जाएगी। और इसी बीच दिल्ली में मीट बैन को लेकर के एक नई बहस को हवा मिल गई है। पटपड़गंज में बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने नवरात्र के दौरान पूरी दिल्ली में मांस बेचने वालों से अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की है। देखिए, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मांस की बंद रहे। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मांस की दुकान बंद रहे। ये मैं पूरी कोशिश करूँ। मेरे ख्याल से 30 नवरात्रे, 31 से 1 को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी 2 ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवइयाँ खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है बकरा। रविंद्र नेगी नवरात्र पर मीट की दुकानें बंद करने की अपील कर रहे हैं। इधर उनका ये बयान सामने आया, उधर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया। और मैं कहता हूं कि नवरात्रों में बिल्कुल बंद होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। उससे भी लोग बहुत पीड़ित हैं और आपकी सरकार है, आपके हाथ में है। आप शराब की दुकानों का प्रस्ताव भी तुरंत पास करो। नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, दोनों चीज़ बंद कर दो। किसने आपको रोका है? कौन मना कर रहा है? लोगों को भटकाने के लिए, मुद्दों से हटाने के लिए आप ये सब बातें करते हैं। और बंगले के स्टोर रूम में जले अर्धजली नोट मिलने के बाद से लगातार सवालों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सीजेआई की बनाई टीम ने जांच जारी की है। जांच टीम ने कल दिन भर सबूत जुटाए। जल्द ही जस्टिस वर्मा से भी बात कर सकती है सीजेआई। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से अधजले नोटों का अंबार मिलने से पूरे देश में सनसनी मची हुई है। सड़क से संसद तक हंगामा मचा है। आम से लेकर खास लोग पूछ रहे हैं नोट कहां से आए, और इसका जवाब ढूंढने के लिए सच पता लगाने का जिम्मा देश के मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट के 3 जजों को सौंपा है। तीनों जजों ने मंगलवार को जस्टिस वर्मा के 30 तुगलक क्रिसेंट बंगले का मुआयना किया। जांच कमेटी के निर्देश पर वीडियोग्राफी भी की गई। जांच टीम ने आग वाली जगह यानी कि बंगले के स्टोर रूम का दौरा किया, बंगले में मौजूद लोगों से जानकारी ली। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख से मुलाकात होनी है। इसके बाद आग लगने की घटना वाले दिन जस्टिस वर्मा के घर पर पहुंचे पुलिस वालों और फायर विभाग के कर्मचारियों से बातचीत होगी। जस्टिस वर्मा के स्टाफ और परिवार के सदस्यों से भी कमेटी मिलेगी। शुरुआती जानकारी जुटाने के बाद जांच कमेटी जस्टिस वर्मा से मिलेगी।
और जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील इसका विरोध कर रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन भी वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी। प्रयागराज में वकीलों के इस प्रदर्शन के केंद्र में जस्टिस वर्मा हैं। वकीलों का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं जो किसी दागी जज का यहाँ तबादला कर दिया जाए। वकीलों की मांग है तबादले पर फौरन रोक लगे, FIR दर्ज हो, मुकदमा चले, जांच ED CBI करे, केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति के लिए फिर से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी कि NJAC बिल ले आए। अब आप कहते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा अभी तो प्रूव नहीं हुआ। जब बात ये हो गई, ये सिविल सर्वेंट तो है, ये है जज, एबव सस्पिशन इनको होना चाहिए। सीजर्स वाइफ वाला नारा तो बहुत पुराना है, हमारा कहा हुआ तो है नहीं, ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिपोर्ट है। केवल सस्पिशन के आधार पर इनको हटा देना चाहिए। जस्टिस वर्मा के खिलाफ वाराणसी में भी वकील एकजुट दिखे। जिला कोर्ट के बाहर सड़क की सफाई कर वकीलों ने विरोध जताया। इस पूरे मामले ने समूचे देश और न्याय तंत्र को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि न्याय देने वाले न्यायमूर्ति ही आरोपी के घेरे में है। और जांच का शिकंजा संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी कस गया है। मामला संभल हिंसा का है, जिसमें पूछताछ के लिए सांसद बर्क को पुलिस ने 2 दिन के लिए नोटिस भेजा है। आंख मिचौली के बाद आखिरकार नोटिस उन्हें थमा दिया गया। ये तस्वीरें बीती रात की हैं, जब यूपी पुलिस की टीम दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पहुंची। बर्क साहब ने दरवाजा खोला और पुलिस वालों ने संभल हिंसा के केस में पूछताछ का नोटिस थमा दिया। नोटिस CRPC की धारा 43 है और जो कि अब BNS के सेक्शन मतलब 35(3) के तहत जो नोटिस दिया गया है उसको मैंने रिसीव किया है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान नामजद आरोपी हैं। बर्क पर आरोप है कि उनके भड़काऊ भाषण की वजह से ही संभल में हिंसा भड़की। बर्क ने कोर्ट से FIR रद्द करने की मांग की, लेकिन उन्हें सिर्फ गिरफ्तारी से राहत मिली। हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस सांसद को नोटिस देकर पूछताछ कर सकती है। अब वो नोटिस तामील हो चुका है। जो वो नामजद अभियुक्त हैं और इसके आधार पर उनका बयान होना भी जरूरी है। उनकी अन्य लोग व्यक्तियों से क्या बात हुई है, सारा इन्वेस्टिगेशन वो डिपेंड करता है किस तरीके के स्टेटमेंट उनके द्वारा दिए जाते हैं। बर्क को पूछताछ के लिए 8 अप्रैल को बुलाया गया है। अब देखना होगा कि उनसे क्या क्या सवाल होते हैं और वो उनका क्या जवाब देते हैं। और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए उस भाषण की, जो सुर्खियों में है। अमित शाह ने सत्ता में आने की आस पाले बैठे विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं आने वाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। आपदा प्रबंधन में आर्थिक सहायता देने में राज्यों से भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और जोरदार कटाक्ष किया कि समय के साथ जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाती है। नए नए एक्सपेरिमेंट अनुभव होते हैं, नए नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है। कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ये सारे चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति। कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो, और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बिहार में एक बार फिर आरजेडी के साथ मिलकर ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि तेजस्वी के CM उम्मीदवार बनने पर कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया है। दिल्ली में जब बिहार के नेताओं की पार्टी के आला कमान से बैठक हुई तो चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि औपचारिक तौर पर साफ किया गया कि चुनाव पुरानी सहयोगी आरजेडी के साथ ही मिलकर लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की इच्छा है, हम सब की इच्छा है कि तेजस्वी यादव 2025 का चुनाव लीड करें और मुख्यमंत्री बने। इंडिया गठबंधन सीट्स के बारे में चर्चा करेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, घोषित करना है, नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा। बैठक के बाद जब नेता बाहर निकले तो सवाल ये भी था कि क्या तेजस्वी ही CM के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने इस पर रुख साफ नहीं किया। जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए
हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बिहार कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरजेडी से सम्मान नहीं मिलने की शिकायत की है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सम्मान हासिल किया जाता है। बड़ी बात यह भी रही कि इस बैठक में सांसद पप्पू यादव को नहीं बुलाया गया था। इसे आरजेडी से रिश्ता ठीक करने की कोशिश माना जा रहा है। और अब बात बिहार में नीतीश बनाम राबड़ी की, जुबानी जंग के नए राउंड की, जिसमें विधानसभा में एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ है। देखिए। बिहार में चुनाव है, इसलिए हर मुद्दे पर तनाव है। जातीय आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए आरजेडी ने मोर्चा खोल रखा है। विधानसभा के अंदर और बाहर विधायक कल हरा टी शर्ट पहनकर नजर आए। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी विधायकों के पहनावे और नारे पर चुटकी ली तो राबड़ी देवी बोलने के लिए खड़ी हुई, लेकिन नीतीश ने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया जिस पर हंगामा हो गया। जरा सोच लीजिए कि सब लोगों को कहा है कि यही पहन के चलो, तो ये लोग पटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, गमछी लेके, अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया। यही सब जो कर रहे हैं क्या मतलब है? कोई मतलब है? नीतीश सरकार ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की सीमा को 65% करने का फैसला ले चुकी है, लेकिन इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। और हंगामा ओडिशा विधानसभा में भी खूब हुआ है, जहां महिला सुरक्षा की मांग को लेकर के कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन कर रहे और साथ ही अनुशासनहीनता के आरोप में 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। अब कांग्रेस इसे आवाज दबाने की कोशिश बता रही है। विधानसभा में सो रहे ये कांग्रेस के विधायक हैं, जिन्हें विधानसभा से 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। विधायकों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी बड़े नेता विधानसभा के अंदर जाकर निलंबित विधायकों से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही प्रदर्शन किया गया। उड़ीसा प्रदेश में 64,000 से अधिक महिलाएं गायब हैं। अगर वो सदन में सरकार से जवाब चाहते हैं, हाउस कमेटी चाहते हैं, तो सरकार डर किससे रही है? सदन में हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों को 12 लोगों को सस्पेंड करके लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार किया, उनकी हत्या किया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के विधायकों का सदन में बर्ताव ठीक नहीं, इसलिए स्पीकर को मजबूर होकर सस्पेंड करना पड़ा। अंदर प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? ऑलरेडी जब हाउस ऑलरेडी एडजर्न हो चुका है, स्पीकर ने, मैडम ने सस्पेंशन का ऑर्डर दे चुके हैं, तब ऐसा करना निंदनीय बात है, उचित नहीं है तब। और मेरठ के सौरभ हत्याकांड में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हर दिन सौरभ की हत्या करने के आरोपी उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की हैवानियत की कहानी का नया चैप्टर खुल जाता है। इसी बीच लोगों का गुस्सा भी बढ़ता नजर आ रहा है। फांसी की मांग करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए और साथ ही कल उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला। मेरठ के ब्रह्मपुर इलाके में हाथों में कैंडल लेकर लोगों का यह हुजूम सौरभ को इंसाफ की मांग के लिए उतरा हुआ है। दिलों में गम और गुस्सा लिए इन लोगों में सौरभ के घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों समेत वो हर शख्स है जो जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को जल्द से जल्द फांसी पर लटकता देखना चाहता है। सौरभ के हत्यारों को, उसके परिवार वाले भी शामिल हैं। सौरभ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सौरभ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। लेकिन क्या मुस्कान और साहिल को फांसी होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस की FIR कटघरे में है। अगर मुस्कान से उस समय लिखा देते तो निश्चित तौर पे उसका बयान उसके खिलाफ पड़ा जाता और साहिल के खिलाफ भी पड़ा जाता। पुलिस ने इसमें बहुत ज्यादा कमी की है। इस बीच सबूत जुटाने के लिए मंगलवार को मेरठ पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मुस्कान के घर पहुंची, जहां साहिल के साथ मिलकर उसने सौरभ की हत्या की थी। करीब 2 घंटे तक सबूतों की तलाश चली, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और जो सबूत मिले उन्हें सुरक्षित करके अपने साथ ले गई। और देखिए, इन सारे विवादों के बीच अचानक सौरभ का एक दोस्त सामने आया और मुस्कान को लेकर के उसने कई खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि जो मुस्कान है वो हीरोइन बनने के चक्कर में घर से भागी थी और कैसे सौरभ उसकी बेवफाई पर रोता था, दोस्तों से बात छुपाता था क्योंकि वो मुस्कान की हर ख्वाहिश पूरा करना चाहता था। देखिए। उसने सोचा भी मेरिट में मुझे 10, 15, 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा की कोई जॉब मिलने की नहीं है, भाई बाहर रह के मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा, और वो बाहर चला भी गया। उसके जो सपने थे कि भाई या तो मैं यहीं पे बहुत अच्छा घर बनाऊंगा, वरना अगर यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है तो भाई मैं सीधे लंदन अपनी बेटिया को और तुझे साथ में ले जाऊंगा, ऐसे उसने उसको
बढ़िया तरीके से जो है मैनेज कर रखा था। अच्छा, जैसे अभी आप खर्चों की बात बता रहे थे कि खर्चे बहुत ज़्यादा थे मुस्कान के। हाँ, खर्चे ये थे कि भाई उसको खाना बनाना आता नहीं है, घरेलू कोई भी कार्य उसे करना आता नहीं है, उसे स्विगी का खाना, जोमेटो का खाना मतलब ज़्यादा पसंद था। दिन भर जो है ये बाहर से ही खाना आता था, यहाँ तक कि महंगी महंगी ड्रेसें पहनना, मतलब मॉडल होना, और एक हीरोइन का सपना देखा हुआ उसने कि भाई मुझे हीरोइन बनना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने थोड़ा सा उस पर प्रेशर भी बना रखा था लड़के पे। लड़के ने तो प्रेम किया, लेकिन लड़की का ये था कि इस पर पैसा बहुत है और मैं अपने सपने पूरे कर लूँगी, मैं हीरोइन बन जाऊंगी। उसने इस प्रकार कई लड़कों को टारगेट किया। सौरभ से शादी होने के बाद? सौरभ से शादी होने के बाद भी वो 2 बार घर से भागी है कि न किसी लड़कों के साथ कहने में आता है कि 2 बार वो भाग चुकी। और बिहार में अपराधियों के हौसले और बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कलारा में स्टेशन पर दिन दहाड़े प्रेम प्रसंग में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। आरोपी ने हत्या के बाद खुदकुशी भी कर ली। आरा स्टेशन पर ये चीख पुकार और हंगामा पिता और पुत्री की हत्या के बाद मचा हुआ है। एक पिता अपनी बेटी को स्टेशन छोड़ने आए थे, बेटी दिल्ली जा रही थी। रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज पर जैसे ही पिता और पुत्री पहुंचे, आरोप है कि अमन कुमार नाम के युवक ने दोनों को गोली मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। दोनों की हत्या के बाद अमन ने गोली मारकर खुद को भी खत्म कर लिया। बताया जा रहा है कि वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला है। युवक जिसकी उम्र करीब 24-25 साल होगी, वो पहले आकर एक लड़की जिसकी उम्र करीब 16-17 साल होगी और उसके पिता को पहले उसने गोली मारी और गोली मारने के बाद इसने अपने आप को गोली मारी और तीनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जो भी आपका घटनाक्रम है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह शायद प्रेम प्रसंग का मामला था। इस घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल रेलवे परिसर में सुरक्षा को लेकर भी है। आखिर स्टेशन तक जहां हर वक्त मुसाफिरों की भीड़ होती है, वहां हथियार लेकर कोई कैसे पहुंच गया? अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर वजह क्या है कि एक सिरफिरे ने 2 लोगों की जान ले ली। और चलिए 60 सेकंड न्यूज में अब खबर विदेश से। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर के अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सऊदी अरब में रूस और यूक्रेन के साथ हुई अलग अलग वार्ता में दोनों देश ब्लैक सी में सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। अमेरिका ने मंगलवार को रूस और यूक्रेन के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत ब्लैक सी में सीज फायर लागू होगा, जहाजों की सुरक्षित आवाजाही होगी और यूक्रेन के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोके जाएंगे। अमेरिका ने इसे युद्ध रोकने के लिए शांति वार्ता की दिशा में बहुत बड़ा कदम बताया। तो दोनों ही देशों की ओर से कहा गया कि समझौते लागू कराना अमेरिका पर निर्भर है। हम समझौते को कारगर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि कोई हमला न हो, लेकिन रूस को यह जानना और समझना चाहिए कि अगर वे हमला करेंगे तो उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही होगी। हमारे सैनिक आबादी वाले क्षेत्रों से दुश्मन को खदेड़ रहे हैं, जानबूझकर सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक केंद्रों पर हमला करते हैं। मुझे यकीन है कि हम सब कुछ बहाल कर देंगे और इसके पहले जरूरी धनराशि दी जाएगी। हम निश्चित रूप से उपेक्षा नहीं करेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।